Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is North Sea Transition Authority NTSA. तो हम जानेंगे North Sea Transition Authority के बारे में. The UK plan to conduct more fossil fuel drilling in the North Sea is sparking concern about its alignment with the climate goal. The North Sea Transit Authority is conducting offshore oil and gas licensing with over 100 licenses expected to be awarded. This move aims to enhance energy independence. जो यूनाइटेड किंगडम का प्लान है कि वो कंडक्ट करेंगे और ज्यादा फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग को नॉर्थ सी पे, ये एक चिंता रेज कर रहा है उसका जो अलाइनमेंट था क्लाइमेट गोल को लेके. जो नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी है एनटीएसए, ये कंडक्ट कर रहे हैं ऑफशोर ऑयल और गैस लाइसेंसिंग को. 100 लाइसेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो दिए जाएंगे. ये जो मूव है इसका मकसद है इनहेंस करना एनर्जी इंडिपेंडेंस को. नॉर्थ सी के बारे में हम जान ले तो जोग्राफिकली नॉर्थ सी जो है ये लाई करता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, उसके वेस्ट में. जो नेदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस है वो उसके साउथ में है. नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी ईस्ट में है. तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए. मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ है. वाई नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट? नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ऑलमोस्ट द इंटायर सीबेड ऑफ द नॉर्थ सी इज ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, depth of only about 200 meters. The geographical formation beneath the North Sea, such as porous rock and structural trap, provide suitable environment for the collection of oil and gas reserve. और जो पूरा इंटायर सीबीड है नॉर्थ सी का, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जिसका डेप्थ जो है वो सिर्फ अबाउट 200 मीटर तक ही है. जो जोग्राफिकल फॉर्मेशन है बीनीथ नॉर्थ सी के, वहां पे पोरस रॉक और स्ट्रक्चरल ट्रैप है जो कि प्रोवाइड करते हैं एक सुटेबल एनवायरमेंट को कलेक्शन के लिए ऑयल या गैस रिजर्व का. Why is offshore drilling problematic? लेकिन ये offshore drilling problematic क्यों है? Offshore drilling is problematic due to its environmental risk, including threat to marine life, biodiversity, climate change and ocean ecosystem. जो offshore drilling है ये problematic इसलिए है क्योंकि इसका environmental risk है जिसमें कि threat है marine life के ऊपर, biodiversity, climate change और ocean ecosystem के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है. जो 1958 जेनेवा कन्वेंशन है जो कि फोर्स में आया था 1964 पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए, ये पहला इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था राइट ऑफ कंट्रीज के द्वारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए जो कि एडजेसेंट है कोस्टलाइन. और इसने एक वेब तैयार किया था एक्सप्लोरेशन को लेकर नॉर्थ सी में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिलीज ड्राफ्ट फॉर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, इन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट को फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए. जानेंगे इसके बारे में हम. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज इंट्रोड्यूस न्यू क्राइटेरिया फॉर असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. जो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए क्राइटेरिया को जो कि असेस करेगा और एक्रेडिट करेगा डिग्री को जिसको कि ऑब्टेन किया गया हो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से. ये जो क्राइटेरिया है ये इंक्लूड करता है रिस्ट्रिक्शन को डिग्री को लेके जिसको एक्वायर किया गया होगा डिस्टेंट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के माध्यम से. The guidelines come as foreign university establish campuses in India and Indian university collaborate with international institution for dual और joint degree program. ये जो गाइडलाइंस आया है क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश करते हैं कैंपसेस को भारत में, इंडियन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ताकि डुअल या जॉइंट डिग्री प्रोग्राम हो सके. यूजीसी ड्राफ्ट रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशन obtained from foreign educational institution regulation 2023 cover various aspects such as internationally relevant curricula, academic collaboration with foreign university and credit recognition under twinning arrangement. और जो यूजीसी है इसने तैयार किया है ड्राफ्ट को जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है और ग्रांट कर रहा है इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन को जिसको ऑब्टेन किया गया हो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा. जो रेगुलेशन है इनका 2023 का, ये कवर कर रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट को जिसमें कि इंटरनेशनली रिलीवेंट करिकुला, एकेडमिक कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटी, क्रेडिट रिकॉग्निशन है ट्विनिंग अरेंजमेंट के माध्यम से. द कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड. जो कंडीशन है रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इक्विवेलेंस है क्वालिफिकेशन का जिसको कि ऑब्टेन किया गया होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन से. द फॉरेन इंस्टीट्यूशन शुड बी ड्यूली रिकॉग्नाइज इन इज होम कंट्री. तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो ड्यूली रिकॉग्नाइज होना चाहिए उनके होम कंट्री में. द प्रोग्राम मस्ट हैव बीन परस्यूड थ्रू रेगुलर इन पर्सन इंस्ट्रक्शन, नॉट ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग. ये जो प्रोग्राम है उसको परस्यू करना होगा रेगुलर या इन पर्सन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, ना कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा. एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन शुड बी सिमिलर टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम इन इंडिया.
और जो एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट होगा एडमिशन के लिए वो सिमिलर होना चाहिए जैसा कि कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम के लिए है भारत में। द सिमिलरिटी ऑफ एंट्री क्राइटेरिया विल बी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक प्रोग्राम ड्यूरेशन, क्रेडिट रिक्वायरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। और जो सिमिलरिटी होगा एंट्री क्राइटेरिया को लेके इसको इवेलुएट किया जाएगा जो कि बेस्ड होगा फैक्टर जैसे कि प्रोग्राम ड्यूरेशन, क्रेडिट रिक्वायरमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसेस के ऊपर। ये इक्विवेलेंस होना चाहिए क्रेडिट डिफिनेशन का जैसे कि कॉन्टैक्ट आवर, सेल्फ स्टडी आवर एक्सेट्रा जो कि पहले से स्टैब्लिश हो। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑफशोर कैंपसेस अंडर डुअल और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम विल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे मीट एक्रीडिएशन रिक्वायरमेंट इन बोथ द होस्ट कंट्री एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन। और जो क्वालिफिकेशन जिसको कि ऑब्टेन किया जाएगा ऑफशोर कैंपस के माध्यम से डुअल या ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम के द्वारा, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर वो पूरा करेंगे एक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट को दोनों ही होस्ट कंट्री और कंट्री ऑफ ओरिजिन में। तभी जो क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किया जाएगा फ्रेंचाइज अरेंजमेंट के माध्यम से उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा रिकॉग्निशन और इक्विवेलेंस के रूप में। जो स्कूल लेवल क्वालिफिकेशन है जिसको ऑब्टेन किया जाएगा स्कूल जो कि एफिलेटेड है फॉरेन बोर्ड से, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर वो परस्यू करेंगे रेगुलर मोड और पूरा करेंगे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को तभी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिग किडनी इन ह्यूमन बॉडी। तो जानेंगे हम पिग किडनी के बारे में जो कि ह्यूमन बॉडी पर लगाया गया है, इस न्यूज के बारे में डिटेल में। तो सर्जन एट NYU Langone Health have successfully transplanted a pig kidney into a brain dead man and the kidney had functioned normally for over a month। जो सर्जन थे आपके NYU Langone Health के, उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया था पिग के किडनी को एक ब्रेन डेड मैन के अंदर, और जो किडनी था उसने फंक्शन किया था नॉर्मली 1 मंथ तक। The achievement represent the longest duration of pig kidney has survived and work inside a human recipient even though the patient was diseased। और ये जो अचीवमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था पिग किडनी का जो कि सर्वाइव किया था और वर्क किया था ह्यूमन रेसिपेंट के अंदर, जबकि जो पेशेंट था वो डिजीज हो चुका था। In contrast to past challenges, where human immune system rejected animal organ, genetically modified pig are now being used to address the issue। जो पास्ट चैलेंजेस था जहां पे ह्यूमन इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर दे रहा था एनिमल ऑर्गन को, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग है अब उसका उपयोग किया जा रहा है एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को। In 2022, surgeon at the University of Maryland transplanted a gene-edited pig heart into a terminally ill man, which lasted for 2 months before failing। और 2022 में भी जो सर्जन थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था जो जीन एडिटेड पिग हर्ट था उसको एक टर्मिनली इल मैन पे, जो कि लास्ट किया था 2 मंथ तक उनके फेल होने के पहले। मतलब कि आपका किडनी भी हो गया, हर्ट भी हो गया, मॉडिफाइड पिग का ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो परमिट करेंगे कंट्रोल करने को लेकर स्टडी जो है पिग हर्ट और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर वॉलंटियर्स के ऊपर, जो कि रिलाई करेंगे पूरी तरीके से हाई रिस्क अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल सांसद। तो हम जानेंगे जल सांसद के बारे में, क्यों न्यूज पे आया ये है क्या। तो शीला अशोपा एन एजुकेटर इन राजस्थान हैज एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट लेड जल सांसद वाटर पार्लियामेंट इन ओवर 150 स्कूल इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया, यह है क्या, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका शीला अशोपा जो कि एक एजुकेटर है राजस्थान के, उन्होंने स्टैब्लिश किया है स्टूडेंट लेड जल सांसद वाटर पार्लियामेंट को 150 स्कूल में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। अंडर हर गाइडेंस दिस वाटर पार्लियामेंट हैव ट्रांसपोर्ट वाटर प्रैक्टिसेस इन स्कूल फोकसिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन। और उनके गाइडेंस के अंतर्गत ये जो वाटर पार्लियामेंट है इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया वाटर प्रैक्टिसेस को स्कूल में, और ये फोकस कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन को लेके। स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन एक्टिविटीज सच एज कंडक्टिंग वाटर ऑडिट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू रैली एंड कैंपेन, मेंटेनिंग डिजिटल कैलेंडर एंड ई मैगजीन एंड इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली इंगेज है एक्टिविटीज में जिसमें कि वो कंडक्ट कर रहे हैं वाटर ऑडिट को, स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस को रैली और कैंपेन के माध्यम से, मेंटेन किया जा रहा है डिजिटल कैलेंडर को और ई मैगजीन को, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। अशोपा इंस्पिरेशन स्टेम फ्रॉम अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्विंग हर मदर एफर्ट टू फेच वाटर। और जो अशोका के इंस्पिरेशन था वो उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के कारण था, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने मदर के एफर्ट को वाटर को लेके। Over the years, she introduced various water conservation program in school, teaching students about plumbing, fixing leak and understanding water uses। और कई सालों से उन्होंने इस पे काम किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम को स्कूल लेवल पे, टीच किया है स्टूडेंट को प्लम्बिंग को लेकर, फिक्स करने को लेकर, लीक के बारे में उन्होंने समझाया है और समझा है वाटर के यूजेस को। In recognition of her effort, the Union Ministry of Jal Shakti awarded Ashopa the National Water Award in June 2023। और रिकॉग्नाइज करते हुए उनके एफर्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अशोका को नेशनल वाटर अवार्ड दिया है जून 2023 पर। ये अवार्ड किसको मिला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट के बारे में।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इनवाइट किया बीड को सर्वेइंग साइट को लेके ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट का तमिलनाडु के लिए। व्हाट आर ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट? ये ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट होता क्या है? ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड टर्बाइन इंस्टॉल इन बॉडीज ऑफ वाटर टिपिकली ओशियन और सी। जो ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट होता है यह इन्वॉल्व करता है, इसमें जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को विंड टर्बाइन के मदद से, जिसको इंस्टॉल किया जाता है जो वाटर बॉडीज होता है उसमें टिपिकली ओशियन या सी पे। Offshore wind power offer the advantage of stronger and more consistent wind speed compared to onshore location, potentially leading to higher energy generation. और जो ऑफशोर विंड पावर होता है ये ऑफर करता है एडवांटेज, स्टोरेज और मोर स्ट्रॉन्गर और मोर कंसिस्टेंट विंड स्पीड को लेके। अगर हम इसको कंपेयर करें ऑनशोर लोकेशन से तो पोटेंशियली इसके कारण हायर एनर्जी जनरेशन हो पाता है। गवर्नमेंट का प्लान क्या है? The government plan involve Oxydic project with a capacity of 4 gigawatt this year and an additional 3 gigawatt capacity in the subsequent financial year. This project will be executed using two different model. गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इन्वॉल्व करेंगे ऑक्सीडिक प्रोजेक्ट को जिसका कैपेसिटी 4 गीगावाट का होगा इस साल के लिए और एडिशनल 3 गीगावाट कैपेसिटी का सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर पे। ये जो प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा दो अलग मॉडल पे। इस मॉडल के बारे में हम जान ले। एक तो होगा गवर्नमेंट बैक वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल, दूसरा इन्वॉल्व करेगा कम्पिटिटिव बिडिंग फॉर साइट लीजिंग एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल। तो ये दो मॉडल से इसको किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस जो है विंड पावर का भारत में। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो रैंक करता है फोर्थ पूरे विश्व में। जो विंड कैपेसिटी है 42.8 गीगावाट का है ऑनशोर विंड अप्रैल 2023 के समय पे। इंडिया के आगे जो है वो चाइना, यूएस और जर्मनी है। विंड पावर का पोटेंशियल की अगर बात करें तो इंडिया ने एस्टिमेट किया कि जो विंड पावर का पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली 302 गीगावाट का है 100 मीटर के लिए, 695 गीगावाट का 120 मीटर के लिए एंड 1164 गीगावाट का 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से अक्रॉस इंडिया पे। स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु, देन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअरेंज करने भी आ सकता है। ऑफशोर विंड एनर्जी जो है तो इंडिया जो है एक्सटेंसिव कोस्टलाइन रखता है 7600 किलोमीटर का। उसके बावजूद भी कोई ऑपरेशनल ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का मकसद है कि वो डाइवर्सिफाई करें एनर्जी सोर्सेज को और अचीव करे 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है विंड एनर्जी को लेके तो पॉलिसी है रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट 2016, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट 2018 और नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। ये सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विंड एनर्जी को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड एनबीएफसी। आईडीएफ एनबीएफसी के बारे में हम जानेंगे, पहले भी इसे कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने इश्यू किया है एक रिवाइज गाइडलाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड एनबीएफसी के लिए, जिसका एम है इनहेंस करना जो रोल है फाइनेंसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। ये न्यू नॉर्म्स के बारे में हम जान लें तो न्यू नॉर्म्स के अनुसार जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड एनबीएफसी है उनको मिनिमम नेट ऑन फंड जो है एनओएफ ₹300 करोड़ का होना चाहिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो जो है वो कम से कम 15% का होना चाहिए और मिनिमम टायर 1 कैपिटल जो है वो 10% का होना चाहिए। उनको अलाउ किया जाएगा कि वो रेज कर सकते हैं फंड को रुपये या डॉलर डिनोमिनेशन बॉन्ड पे एटलीस्ट 5 ईयर मैच्योरिटी के बाद। रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पॉन्सर ऑफ आईडीएफ एनबीएफसी हैज बीन रिमूव्ड एंड शेयर होल्डर विल नाउ अंडरगो स्क्रूटिनी सिमिलर टू अदर एनबीएफसी। और जो रिक्वायरमेंट था स्पॉन्सर का आईडीएफ एनबीएफसी के लिए उसको हटा दिया गया है। अब जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्ट जा सकते हैं स्क्रूटिनी के लिए जैसे कि अदर एनबीएफसी में होता है। मकसद क्या था इसके पीछे का? ये जो चेंजेस है इसका मकसद है कि फैसिलिटेट किया जाए ग्रेटर फ्लो को लॉन्ग टर्म डेप्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और हार्मोनाइज किया जा सके फाइनेंशियल रेगुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। आईडीएफ एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसको कि रजिस्टर किया गया है एनबीएफसी के तौर पे। उसका पर्पस है फैसिलिटेट करना फ्लो के लिए लॉन्ग टर्म डेप्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ये रेज करते हैं फंड को बॉन्ड इश्यू करके, टिपिकली मिनिमम मैच्योरिटी इसका 5 साल का होता है ताकि सपोर्ट किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। ये जो इंटाइटीज है ये प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को फाइनेंस करने के लिए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सेक्टर के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। एनबीएफसी जो परमिटेड है रीफाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जिसको कंप्लीट कर लिया गया है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन का, या फाइनेंस करने के लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट टीओटी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट लेंडर के रूप में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.